इस पे आता है। अच्छा हाँ, हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सबको गुड आफ्टरनून। एक बात याद रखना है, आज हम लोग बात करेंगे, पहली चीज, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 16, जिसमें हम बात करेंगे रिजर्वेशन की, बात करेंगे आरक्षण। अनुच्छेद 16 को डिस्कस करने के बाद फिर हम ये बातें करेंगे कि अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में बेसिक डिफरेंट क्या है, मूलभूत अंतर क्या है। चलो आप अनुच्छेद 16 की बात करें। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात की जा रही है। याद रखना, अनुच्छेद 16 आर्टिकल से प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न जो भी पूछेगा यूपीएससी, वह एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा। एक बात हमेशा याद रखना है, जैसे 16 का एक क्या कहता है, अनुच्छेद 16 का 1 क्या कहता है कि लोक नियोजन में या राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समानता अर्थात राज्य के अधीन जितनी भी नौकरियां हैं, उन नौकरियों में अवसर की समानता होगी। अर्थात लोक नियोजन में भेदभाव का निषेध। यह अनुच्छेद 16 का 1 कहता है कि लोक नियोजन मतलब ये है राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समानता अर्थात लोक नियोजन में भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 का 1। 16 का 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है कि हमेशा ध्यान दो कि राज्य के अधीन सेवाओं में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान एवं उद्भोग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। पूरी बात ध्यान देना। अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन अर्थात जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें
केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान एवं उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नहीं हो सकता है या नहीं होगा। याद रखना है, केवल शब्द है। केवल, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान एवं उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। केवल शब्द है। इसका अर्थ यह है कि राज्य इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि राज्य अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। संविधान क्या कहता है कि राज्य केवल केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान एवं उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है, अन्य आधारों पर वो भेदभाव कर सकता है। जैसे हो सकता है वो लंबाई के आधार पर भेदभाव कर दे। जैसे आप जब आईएएस के एग्जाम देते हैं तो आईपीएस के पद पर नियुक्त होने के लिए एक न्यूनतम लंबाई निर्धारित की गई है, 165 सेंटीमीटर। जब सेना में आप जाएंगे तो सेना में भर्ती के लिए एक न्यूनतम हाइट निर्धारित की गई है। देखा जाए सब इंस्पेक्टर बनते हैं, एक तो न्यूनतम हाइट निर्धारित की गई है। लेकिन हमेशा ध्यान दें इस बात को, संविधान कहता क्या है? कहता यह है कि हाइट के आधार पर भेदभाव हो सकता है, लेकिन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आपने सुना होगा पहले सेना में महिलाओं की भर्ती नहीं होती थी। यदि महिलाओं की भर्ती पर रोक लगाना एक दृष्टि से लिंग के आधार पर भेदभाव है। अब सरकार सेना में महिलाओं की भर्ती भी लगातार करती जा रही है। एक बात याद रखना, केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद की बात करें, 15 के 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का 1 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 16 के 2 में 2 नए शब्द जोड़े गए हैं, एक निवास स्थान और दूसरा उद्भव। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो नए जोड़े गए हैं। अर्थात जहां 15 का 1 ये कहता है, 15 का 1 ये कहता है कि निवास स्थान और उद्भव के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, वह 16 का 2 कहता है कि अब तो निवास स्थान और उद्भव के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। पूरी बात ध्यान देना। 15 के 1 में शब्द क्या था? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 का 2 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के और उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो 2 शब्द है, एक उद्भव और दूसरा निवास स्थान, 2 नई चीजें, नया मानक 16 के 2 में जोड़ दिया गया। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 15 निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, उद्भव के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन 16 का 2 कहता है कि अब तो निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा और उद्भव के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। प्रश्न यह उठा कि यह सब जोड़ा क्यों किया? उद्देश्य क्या था? एक चीज ध्यान दो, केवल इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करके क्षेत्रवाद को कमजोर करने की कोशिश की गई और उद्भव के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके भाई भतीजावाद को रोकने की कोशिश की गई है। हमेशा याद रखना,
कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करके क्षेत्रवाद को रोकने की कोशिश की गई है, और उद्भोग के आधार पर भेदभाव का निषेध करके भाई भतीजावाद को रोकने की कोशिश की गई है। पर एक प्रश्न उठता है, ध्यान दो इस बात को, एक प्रश्न उठता है कि बेशक इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन में जैसे ये कहा जाता है, अनुच्छेद 16 के 1 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, अर्थात कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी तरह के भेदभाव के निषेध की बात करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि योग्यता का निषेध होगा। योग्यता एक मानदंड है, और जब लोक नियोजन के पदों पर भर्तियां होगी तो योग्यता को सबसे महत्व दिया जाएगा, अर्थात जो योग्य लोग हैं, दक्ष लोग हैं, उनकी नियुक्ति होगी पदों पे। अब सोचो, भेदभाव के निषेध का अर्थ यह नहीं है कि योग्यता की उपेक्षा कर दी जाए, क्योंकि अनुच्छेद 335 क्या कहता है? अनुच्छेद 335 कहता है कि प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी कीमत पर प्रशासनिक दक्षता की उपेक्षा नहीं करनी है। अब एक चीज सोचो, आप 16 का 3 की बात करें हम लोग, हमेशा 16 के 1 और 16 के 2 का अपवाद क्या है? हमेशा अपवाद है 16 का 3। हमेशा ध्यान दो, अपवाद है 16 का 3। 16 का 3 क्या कहता है? संसद को यह शक्ति है कि राज्य के अधीन नियुक्ति के लिए राज्य के निवासी की योग्यता निर्धारित कर दे। ध्यान से सुनिए इस बात को। 16 का 3 क्या कहता है? संसद को यह शक्ति है, संसद को यह शक्ति है कि राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए राज्य के निवासी की योग्यता निर्धारित कर दे। इसका मतलब है राज्य के निवासी होने की योग्यता। पूरी बात ध्यान देना। 16 का 3 क्या कहता है? 16 का 3 यह कहता है कि संसद को यह शक्ति है, यह शक्ति संसद को प्राप्त है कि राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए राज्य के निवासी होने की योग्यता निर्धारित कर दे। याद रखना है, किसी राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं सृजित होगी, जितनी भी नौकरियां क्रिएट होंगी, उन नौकरियों पर भर्ती के लिए उस राज्य का निवासी होना एक योग्यता के रूप में निर्धारित कर दिया जाए, और यह निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास है, राज्य के पास नहीं है। याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, आंध्रा और तेलंगाना की बात करें, मान लिया जाए तेलंगाना में जो भी पद क्रिएट होते हैं, उन पदों पर भर्ती के लिए राज्य के निवासी होने की योग्यता निर्धारित की जाती है, तो यह अधिकार केवल संसद के पास है, राज्य के पास नहीं है। संसद को यह अधिकार है कि उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, यह संसद घोषित कर सकता है या इस प्रावधान को समाप्त कर सकता है। पूरी बात ध्यान देना, यह अधिकार मिला है संसद को। संसद को संविधान न तो लोकसभा की बात करता है, न तो राज्यसभा की बात करता है, बल्कि संविधान कहता है संसद। संसद। दूसरी चीज ध्यान दो इस बात को। 16 का 4 क्या कहता है? 16 का 4 हमेशा ध्यान दो इस बात को। 16 का 4 क्या कहता है
पिछड़े नागरिकों के लिए, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार राज्य के पास। 16 का 4। अब यहां से टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 16 का 4 कहता क्या है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार राज्य के पास है। अब याद रखना 15 का 4 क्या कहता है, पूरी बात याद रखो। 15 का 4 क्या कहता है, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। ध्यान दो, 15 के 4 में कहा गया है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की बात की गई है, और 16 का 4 क्या कहता है, नागरिकों के पिछड़े वर्ग की बात करता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पिछड़े वर्ग की बात करता है केवल हमारा ये अनुच्छेद 16 का 4, और ये कहता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार। 16 का 4 पर याद रखना है, अभी भी प्रश्न यहां से नहीं पूछेगा यूपीएससी। मैं आपसे बार बार कहता हूं, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में बहुत अंतर है। यूपीएससी के क्वेश्चन का लेवल वो एनालिटिकल क्वेश्चन होता है यूपीएससी का। आपने रट लिया आर्टिकल तो आपको यह लगेगा कि आप संविधान के प्रश्न सॉल्व कर ले जाओगे, यह गलतफहमी है आपकी। यह केवल पीटी में पूछा जाएगा आपसे। आप ध्यान देना इस बात को। देखो अब राज्य के पास है, लेकिन इसके लिए 2 शर्त जरूरी है। जब राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण करने का प्रावधान राज्य के पास है, राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान लागू कर सकता है, राज्य कर सकता है। पर 2 शर्त है। पहला शर्त यह है, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। अभी ध्यान देना, अभी आर्थिक आधार की बात नहीं की जा रही है, अभी हम डिबेट करेंगे। दूसरा यह है, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। 2 शर्त है। जब रिजर्वेशन की बात की जाती है तो 2 शर्त है। पहला शर्त क्या है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। 2 शर्त है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग की बात की गई है, और दूसरी चीज राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। हमेशा जान दो, इसका मतलब यह है उनका उचित प्रतिनिधित्व न हो। उसके जब उचित, पर्याप्त या उचित की बात करें, दोनों शब्दों की बात, उचित प्रतिनिधित्व न हो, ये 2 बातें की गई हैं। लेकिन जब उचित प्रतिनिधित्व की बात की गई थी तो उचित प्रतिनिधित्व 2 बातें, एक संख्यात्मक और दूसरा है गुणात्मक। ध्यान से सुने इस बात को। सबसे बड़ी चीज, संविधान कहता क्या है, 2 शर्त है। पहली चीज, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग की बात की जाती है, और दूसरी बात, राज्य के अधीन सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व न हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो।
और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्याख्या दो दृष्टिकोणों से की गई है। नंबर 1 संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और नंबर 2 गुणात्मक प्रतिनिधित्व। संख्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि जितनी सीटें हैं उसमें कितनी सीटों पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और गुणात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब यह कि उच्च पदों पर कितने ऐसे लोग हैं। हमेशा ध्यान इस बात को, मान लिया जाए कि 1000 पद हैं, 500 पद यदि पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 500 पदों पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो हो सकता है 500 के 500 लोग क्लरिकल जॉब पर हों, कोई उच्च पदों पर ना हो। ये सारे लोग यदि क्लर्क के जॉब पर हैं, क्लर्क के पद पर हैं, तो इनका तो संख्यात्मक प्रतिनिधित्व है, पर इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि उच्च पद पर नहीं है तो गुणात्मक प्रतिनिधित्व नहीं है। इससे संविधान कहता क्या है? संविधान कहता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व न हो। और जब उचित प्रतिनिधित्व की बात की गई तो दो बातें, नंबर 1 एक है संख्यात्मक और दूसरा है गुणात्मक प्रतिनिधित्व की बात की गई। हाँ, एक प्रश्न उठा कल की क्लास, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग का निर्धारण कैसे होगा, इसको लेकर मुद्दा उठ खड़ा हुआ। तो फिर बालाजी बनाम मैसूर राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिछड़े वर्ग की पहचान का आधार जाति है, लेकिन केवल जाति प्राथमिक नहीं है, बल्कि गरीबी, पेशा, व्यवसाय और निवास स्थान को भी मानकर चलना चाहिए। इसका मतलब यह कि जब पिछड़े वर्ग का निर्धारण किया जाएगा तो जात के साथ साथ गरीबी और व्यवसाय को भी ध्यान में रखा जाएगा। हमेशा हमारा संविधान यह कहता है, यहीं से डिबेट शुरू हुआ। आप ध्यान दो इस बात को, इसका मतलब यह कि 16 का जो 4 है, याद रखना कि अब यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, ध्यान देना। एक 16 का 4 है, एक 15 का 4 है। ये 15 का जो 4 है संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है, और 16 का जो 4 है सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। दोनों में देखो बेसिक डिफरेंट क्या है। यदि आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में, तो 15 का 4। यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किसमें है, तो 16 के खंड 4 में। 15 का 4 संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है, 16 का 4 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। अब एक शुरू बात, मुद्दा उठा रिजर्वेशन। जब आरक्षण की बात उठी तो फिर एक प्रश्न उठा, रिजर्वेशन। याद रखना, आरक्षण कहा गया सामाजिक न्याय का एक प्रमुख अस्त्र है। या चूंकि सामाजिक न्याय का प्रमुख अस्त्र है, इसे यह कहा जाता है कि आरक्षण सोशल इंजीनियरिंग का एक अस्त्र है। सोशल इंजीनियरिंग का प्रमुख अस्त्र है। याद रखना, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? समाज में जितने वर्ग के लोग हैं उनके बीच एक संतुलन स्थापित किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा इंजीनियर एक पुल का निर्माण करता है, अब पुल के जितनी पार्ट है उसमें क्या कमाल का बैलेंस बनाता है वो, ये इंजीनियरिंग होती है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? समाज के जितने भी कंपोनेंट हैं, समाज के जितने भी वर्ग हैं, उनके बीच एक बेहतरीन संतुलन स्थापित करना। और बेहतरीन संतुलन तब होगा जब प्रत्येक वर्ग का बेहतरीन विकास होगा।
और प्रत्येक वर्ग का बेहतर विकास तब होगा जब प्रत्येक वर्ग को विकास करने का अच्छा अवसर मिले। अच्छा अवसर तब मिलेगा जब उसे आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए यह कहा गया था कि आरक्षण सामाजिक न्याय का एक प्रमुख अस्त्र है। हमेशा ध्यान दो। और यह कहा जाता है कि सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का एक प्रमुख अस्त्र है। क्योंकि सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने में आरक्षण की एक बड़ी भूमिका है और सोशल इंजीनियरिंग के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। इसलिए यह कहा जाता है कि आरक्षण सोशल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। अब एक से ध्यान देने इस बात को, पहली चीज याद रखना इस बात को। एक मुद्दा उठा कि आरक्षण की बात तो की गई, बेशक आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया। अब खेल यहां से शुरू होता है। भारत को स्वतंत्रता मिली। ध्यान से समझना इस बात को। भारत स्वतंत्र हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई। उसे आरक्षण दे भी दिया गया। उस आरक्षण का लाभ मिला इस एससी एसटी को और इसका लगातार विकास होता चला गया। लेकिन जब ओबीसी की बात की गई तो ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि पिछड़े वर्ग में कौन कौन शामिल होता है, इसकी पहचान अत्यंत कठिन थी। अब एक चीज सोचो आप, चूंकि कठिन थी इसलिए ओबीसी के लिए आरक्षण की बात नहीं की गई। हाँ, बेशक पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए पहली बार 1953 में काका कालेलकर की बात करें, पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए 1953 में काका कालेलकर कमेटी का गठन किया गया। काका कालेलकर कमेटी का गठन किया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तब हुआ क्या? 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को। 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल बीपी मंडल के नेतृत्व में इस आयोग ने क्या किया? अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पर दुर्भाग्य से मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। लेकिन कालांतर में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो बीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया और मंडल आयोग ने यह कहा कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान, ध्यान दो, हमेशा मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की वकालत की और मंडल आयोग ने यह कहा कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। बेशक बीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो बड़े पैमाने पर भारत में आरक्षण का विरोध शुरू हो गया। सोचो आप, बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हो गए, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी जला दी गई। अब आरक्षण का विरोध शुरू हो गया था। जब आरक्षण का विरोध शुरू हुआ तो यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा इंदिरा साहनी वाद के नाम से फेमस हुआ। याद रखना, इंदिरा साहनी वाद के नाम से यह मुद्दा फेमस हो गया। जब इंदिरा साहनी वाद की बात की गई
तो याद रखना है, इंद्रासानीवाद, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 27% आरक्षण संवैधानिक है। आरक्षण वैलिड है। अब सोचो, मंडल आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड घोषित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 27% आरक्षण होना चाहिए। दूसरा जो मुद्दा यह था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान देना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आरक्षण की मैक्सिमम सीमा निर्धारित कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाए। क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया और यह कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ध्यान से सुने इस बात को। इस इंद्रासानीवाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 27% आरक्षण वैलिड है। दूसरी चीज, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया और यह कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इंद्रासानीवाद में पिछड़े और अति पिछड़े के वर्गीकरण को संवैधानिक माना, जबकि बालाजी बनाम मैसूरवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े और अति पिछड़े के वर्गीकरण को असंवैधानिक माना और इंद्रासानीवाद में कहा पिछड़े अति पिछड़े का जो वर्गीकरण है यह संवैधानिक है। और इंद्रासानीवाद में सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी थी कि ओबीसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है उन्हें कहा गया क्रीमी लेयर, जो आर्थिक रूप से गरीब है उन्हें कहा गया वो क्रीमी लेयर से बाहर है। तो हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का विचार दिया, तुरंत पिछड़ा वर्ग दो भागों में डिवाइड हो गया, एक पिछड़ा वर्ग और दूसरा अति पिछड़ा वर्ग। और जब यदि क्रीमी लेयर का विचार संवैधानिक है तो पिछड़े और अति पिछड़े का वर्गीकरण भी संवैधानिक होगा। हुआ भी ऐसा ही। चौथी चीज देखो, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान देना इस बात को। नंबर 4, आरक्षण प्रारंभिक नियुक्तियों तक होगा, अर्थात प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। हमेशा ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा आरक्षण संवैधानिक है और होना भी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा आरक्षण प्रारंभिक नियुक्तियों तक होगा। इसका मतलब यह है कि प्रमोशन में, पदोन्नति में
प्रोन्नति में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। याद रखना है, ध्यान देना इस बात को। सबसे बड़ी चीज, मुद्दा क्या उठा, इशू देखो चल क्या रहा था। इशू जब मुद्दा आरक्षण का विरोध शुरू हुआ तो मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा इंदिरा साहनी वाद के नाम से फेमस हुआ। उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? कहा 27% आरक्षण वैलिड है। दूसरा मुद्दा यह उठा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। तीसरा ये कहा था आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए। और चौथी बात, आरक्षण प्रारंभिक नियुक्तियों तक होगा। ये 4 महत्वपूर्ण निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, यह मुद्दा चल रहा था, लेकिन जब इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो एक बात याद रखना है, इस इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण निर्णय थे। पहली बात, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, और दूसरी चीज, आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% होगी। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था? तमिलनाडु में आरक्षण था 69%। अब सोचो, तो ये तो 50% की सीमा को क्रॉस कर गया। तुरंत क्या हुआ? जो इंदिरा साहनी वाद आया, इंदिरा साहनी वाद जो आया, तमिलनाडु में जो आरक्षण दिया जाता 69%, यह असंवैधानिक हो जाएगा। आप सोचो, तो इसी संवैधानिक घोषित करने के लिए संविधान में 76वां संविधान संशोधन हुआ। पूरी बात ध्यान देना, ये जो 76वां संविधान संशोधन हुआ, इस संशोधन के माध्यम से 69% के आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यह अलग चीज है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दूसरे क्या था कि इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें, अनुसूचित जाति और जनजाति का गुणात्मक प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई थी। लेकिन इंदिरा साहनी वाद का जो डिसीजन आया, अब तो अनुसूचित जाति जनजाति को जो प्रमोशन में आरक्षण मिला हुआ था वो खंडित हो गया। अब सोचो, इसीलिए 77वां संविधान संशोधन हुआ, और 77वें संविधान संशोधन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को निष्प्रभावी करने के लिए एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई। 2 तुरंत संविधान संशोधन पर एक बात रखना है, जब ये मुद्दा चल ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेसिक आरक्षण होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक दक्षता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसने कहा अनुच्छेद 335 की बात करें, यह जो अनुच्छेद 335 है यह प्रशासनिक दक्षता की बात करता है, और कोर्ट ने यह कहा आरक्षण को 335 के साथ जोड़कर देखना चाहिए। अर्थात किसी भी कीमत पर प्रशासनिक दक्षता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अब एक चीज सोचो, जब प्रशासनिक दक्षता की बात की गई तो संविधान में जब एससी और एसटी के लिए, ध्यान देना, एससी एसटी के लिए जब आरक्षण की बात की गई और 335 ये कहता है कि प्रशासनिक दक्षता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि एक न्यूनतम योग्यता डिसाइड कर दी गई, एक न्यूनतम कट ऑफ डिसाइड कर दिया गया। अब सोच, पर दुर्भाग्य क्या रहा
उस कटाव को क्रॉस करने में SC ST समुदाय के लोग असफल रहे। परिणामतः क्या हुआ कि SC ST के लिए जितनी सीटें आरक्षित की जाती थी वो सीटें भरी नहीं जाती थी। क्यों? मान लिया जाए इस SC ST के लिए 100 सीट है और मिनिमम कट ऑफ है 20। ये कट ऑफ 20 है कि 20 नंबर पाना जरूरी है। पर दुर्भाग्य से क्या हुआ कि 100 सीटें केवल 50 लोग ये 20 नंबर पाते थे, तो केवल 50 सीटें भरी जाती थी और 50 सीटें खाली हो जाती थी। अब एक चीज सोचो, ये 50 सीट खाली हो गई, अब इसको क्या किया जाए? समस्या ये थी कि सीट भरी जाए या प्रशासनिक दक्षता की बात की जाए। अनुच्छेद 335 कहता है कि प्रशासनिक दक्षता के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए। आप सोचो जरा, लेकिन सामाजिक न्याय कहता है कि SC ST के लिए आरक्षण होना चाहिए। जब SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई तो 335 का उल्लंघन शुरू हो गया, और जब 335 के अकॉर्डिंग प्रशासनिक दक्षता पर ध्यान दिया गया तो इनके लिए आरक्षण संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जितनी सीटें आरक्षित की गई वो सीटें नहीं भर पाई। जैसे मैंने कहा, मान लिया जाए SC ST के लिए टोटल 100 सीट है। सरकार ने क्या किया? प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखने के लिए उसने कट ऑफ डिसाइड कर दिया 20 नंबर कि SC ST समुदाय को किसी विद्यार्थी को रोजगार तभी मिलेगा जब 20 नंबर कम से कम पाएगा वो। लेकिन अनेक विद्यार्थी इस कट ऑफ को क्रॉस करने में सफल नहीं हो पाए, तो इनकी सीटें खाली हो गई। मान लिया जाए 50 बच्चों ने क्या किया, कट ऑफ क्रॉस किया तो केवल 50 सीटें भरी गई। अंत में 50 सीटें क्या हो गई? खाली रह गई। अब ये 50 सीटें अगले साल भरी जाएंगी। अब ये 50 और अगले साल पुनः 100 सीट, टोटल कितना हो गया? 150 सीट। कट ऑफ कितना है? 20। अब इसे सोचो, पता चला केवल 50 बच्चे पुनः कट ऑफ को क्रॉस किए तो केवल 50 सीटें भरेगी। अब 50 सीट भर गई तो कितनी सीट बची? 100 सीट। अब 100 सीट SC ST के लिए खाली है। अब कब भरी जाएगी? सोचो अब कैसे भरी जाएगी? ये मुद्दा उठ खड़ा हुआ। प्रशासन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी। तो प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने कैरी फॉरवर्ड रूल की बात की। इस कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब है, जिसको कहते हैं अग्र नयन का नियम। कैरी फॉरवर्ड रूल का अर्थ क्या है? कैरी फॉरवर्ड रूल का अर्थ ये कि जो SC ST के लिए सीटें हैं ये 2 साल तक कैरी की जाएगी। 2 साल तक कैरी की जाएगी और 2 साल के बाद ये सीटें सामान्य वर्ग में शामिल कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल में पता चला 200 सीट और 100 सीट खाली रह गई, तो 2 साल के बाद क्या हुआ? मान लिया जाए UPSC में पुनः 500 सीट आती है, 500 सीट आ गई UPSC में, तो सोचो ये जो 100 सीट जो नहीं भरी गई वो इसमें जोड़ दी जाएगी। टोटल कितना हो गया? 600 सीट हो गया। अब इस 100 सीट में पुनः SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड रूल को अपनाया गया। अब एक चीज सोचो जरा, इस कैरी फॉरवर्ड रूल का यह दोष है कि SC ST समुदाय के बच्चों की सीटें नहीं भर पाई। तो प्रश्न यह उठा, यदि उनकी सीटें खाली रह गई तो क्या सामाजिक न्याय हो पाएगा? सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इसे सरकार ने सन 2000 में संविधान संशोधन के माध्यम से एक नियम बना दिया कि SC ST के लिए आरक्षित सीट केवल उनके द्वारा भरी जाएगी। तो कैरी फॉरवर्ड रूल समाप्त हो गया। सोचो, यह संविधान संशोधन हुआ 2000 में। अब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन फिर एक समस्या खड़ी थी।
केवल कहानी सुनो आप। फिर एक समस्या खड़ी हो गई इनके साथ। समस्या क्या थी कि आपने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात तो कर दी, लेकिन आपने क्या कहा, इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर को इससे बाहर कर दिया जाए। लेकिन क्रीमी लेयर की सीमा क्या होगी, क्या सीमा होगी, यह कोर्ट ने बताया ही नहीं। यह राज्यों पर छोड़ दिया कि राज्य डिसाइड करेंगे कि क्रीमी लेयर की सीमा क्या होगी। राज्य डिसाइड करने लगे और राज्यों ने क्या किया, क्रीमी लेयर का मानक कितना ऊपर कर दिया कि आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग को ही आरक्षण का लाभ मिलने लगा। तो पुनः एक विवाद उठ गया कि आरक्षण आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग का एक विशेषाधिकार बन गया। फॉर एग्जाम्पल, जो गरीब व्यक्ति है, जो खेतों में मजदूरी करता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि शिक्षा की कीमत चुका सके। जब वो शिक्षा की कीमत चुकाने में सक्षम है ही नहीं, उसका शैक्षिक विकास नहीं होगा, तो सरकारी नौकरियों में उपलब्ध आरक्षण का लाभ भी वो नहीं उठा पाएगा। जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो शिक्षा की कीमत चुका लेगा, तो वह आरक्षण का लाभ उठाएगा। अब सोचो, तो जो आरक्षण दिया गया उसका लाभ मिला किसको? आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग को ही मिला। दूसरा मुद्दा ये उठा था कि रिपोर्ट, ये पूरा का पूरा जो आरक्षण है कुछ जातियों तक केंद्रित हो गया कि कुछ जातियां आर्थिक रूप से अत्यधिक संपन्न थीं, अन्य जातियां बाहर हो गईं। अब सोचो, जब अन्य जातियां बाहर हो गईं तो फिर एक इशू उठा कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय की प्राप्ति है या फिर आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग को विशेषाधिकार देना। अब सोचो, जब यह समस्या उठी तो फिर एक मुद्दा उठा कि आरक्षण में आरक्षण की बात की जाए। अब सोचो, आरक्षण में आरक्षण का मतलब यह होता है कि मान लिया जाए ओबीसी है, एससी है और एसटी की बात करें। यह कहा गया था ओबीसी में जितनी जातियां हैं, हर जात का एक अलग अलग वर्ग बना दो और उसमें आरक्षण को डिवाइड कर दो। ध्यान दो, मान लिया जाए ओबीसी में ए, बी, सी और डी, ये 4 वर्ग बन गए। 27% ओबीसी के लिए आरक्षण है, किसी को 5%, किसी को 6%, किसी को 10%, इस तरह डिवाइड कर दिया गया, जिसको कहा गया आरक्षण में आरक्षण। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि पिछड़ों में अति पिछड़ों को भी लाभ मिले। ऐसे कुछ राज्यों ने क्या किया, पिछड़ा और अति पिछड़ा, दलित और अति दलित का कॉन्सेप्ट दिया। अब सोचो, आप इसका यह फायदा हुआ कि दलितों में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिला, और ओबीसी में जो गरीब वर्ग थे उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया और यह कहा गया था कि हमारे संविधान में कहीं भी पिछड़ा और अति पिछड़ा, दलित और महादलित की बात नहीं की गई है। और राज्य सरकार जो पिछड़े और अति पिछड़े और दलित और अति दलित की जो बात कर रही है, यह संविधान की अवहेलना है। सोच रहा। और दूसरी तरफ ओबीसी, एससी, एसटी को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके सामाजिक न्याय के आंदोलनों को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया, लेकिन सच तो यह है कि इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट एक कह चुका है कि पिछड़ा अति पिछड़ा का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वह संवैधानिक है। अब एक चीज सोचो जरा, ये सारा इशू चल ही रहा था, आरक्षण में आरक्षण की बात की जाने लगी, पर एक प्रश्न उठा। प्रश्न यह उठा, हमेशा ध्यान दो, आखिर जब आरक्षण की बात करते हैं तो कहा गया कि वैश्वीकरण के युग में आरक्षण अप्रासंगिक हो जाएगा। वैश्वीकरण के युग में
आरक्षण अप्रासंगिक हो जाएगा। क्योंकि रीजन क्या था? वैश्वीकरण के युग में निजीकरण को प्रोत्साहन, पूरी बात ध्यान देना, इस वैश्वीकरण के युग में निजीकरण की बात की गई। 16 का 4 क्या कहता है? राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है। लेकिन हमारी सरकार तो वैश्वीकरण की बात कर रही है। अब सोचो जरा, जितना ज्यादा वैश्वीकरण बढ़ेगा, ये वैश्वीकरण के युग में निजीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब क्रिएट नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट होगा। और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है ही नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात तो कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है ही नहीं। जब जॉब नहीं है तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि आरक्षण तो तब प्रासंगिक होगा जब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो। लेकिन अब सोचो, सरकार इस वैश्वीकरण के युग में जब निजीकरण का मुद्दा उठने लगा, निजीकरण की बात, तो जितने भी रोजगार क्रिएट होंगे ये सब के सब निजी क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। और निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं। तो प्रश्न ये उठा, जब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होंगे ही नहीं तो आरक्षण की बात करना भी निरर्थक है। इसीलिए संसद में पुनः एक मुद्दा उठ खड़ा हुआ और यह कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू होना चाहिए। आखिर निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों? रीजन क्या है? क्यों लागू होना चाहिए? हमेशा ध्यान दो, तर्क क्या दिया गया? तर्क यह दिया गया कि देश के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। और सामाजिक न्याय तभी संभव है जब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो। दूसरा तर्क दिया गया कि राष्ट्र के विकास के प्रति निजी क्षेत्र की भी अपनी भूमिका है और राष्ट्र का विकास तभी होगा जब सामाजिक न्याय मूर्त रूप ले। इसलिए निजी क्षेत्र को सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब, सोचो, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है ही नहीं। तो कुछ सदस्यों ने, सदन के सदस्यों ने यह कहा कि विधेयक पास करके प्राइवेट सेक्टर को बाध्य किया जाए कि वह रिजर्वेशन दें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तैयार हुआ ही नहीं रिजर्वेशन देने के लिए। तो मुद्दा यह उठा, क्या विधेयक पास करके आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। तो कहा गया नहीं, क्योंकि यदि बाध्य किया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी? अपनी पूंजी लेकर के किसी और देश में चली जाएगी। और दूसरी चीज, प्राइवेट सेक्टर ने यह कहा कि यदि आप बाध्य करोगे तो योग्यता के साथ समझौता करना होगा। यदि योग्यता के साथ समझौता किया गया तो हमारी कंपनियां प्रतिस्पर्धा में बाहर हो जाएंगी, अंततः नुकसान इस देश को होगा। इसलिए कुछ विचारकों ने यह कहा कि निजी क्षेत्र को आरक्षण देने के लिए बाध्य मत करो, पर निजी क्षेत्र को प्रमोट करो ताकि वह आरक्षण दें। तो प्रश्न यह उठा, कैसे प्रमोट किया जाए? तो यूपी सरकार ने एक नियम बना दिया कि जिस प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण दिया जाएगा उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। अब सोचो, इसका यह फायदा हुआ कि कंपनियां प्रमोट हुई आरक्षण देने के लिए। और दूसरी तरफ कुछ कंपनियों ने अच्छी पहल की कि समाज के वीकर सेक्शंस को दक्ष किया, प्रशिक्षित किया, उसके बाद रोजगार देने की बात की। अब सोचो, ये सारा इश्यू चल रहा था, अब समस्या खड़ी हो गई। सन 2000 के बाद एक नया इश्यू खड़ा हुआ। अनेक ऐसे समुदाय जिन्हें पहले आरक्षण नहीं मिलता था, वो सारे लोग आरक्षण की मांग करने लगे।
जैसे मैंने कहा कि गुजरात के पटेल समुदाय, हरियाणा का जाट समुदाय, हमेशा ये सारे लोग आरक्षण की मांग करने लगे। पटेल समुदाय, गुजरात के पटेल समुदाय ने यह कहा कि मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए, और हरियाणा के जाट समुदाय ने यह कहा कि मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए। परिणाम यह हुआ कि आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग भी आरक्षण की मांग करने लगे। और जब आरक्षण की मांग करने लगे तो सरकार पर प्रेशर क्रिएट करने लगे। आपने सुना होगा, सड़कों को जाम कर देना, हमेशा तोड़ फोड़ करना, पूरी शहर की नाकेबंदी कर देना। एक बड़ा सा मुद्दा आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि गुजरात में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में एक बड़ा मूवमेंट चला, और हार्दिक पटेल ने यह कहा कि पटेल समुदाय को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यह इश्यू खड़ा हुआ है। जब इश्यू खड़ा हुआ तो फिर आरक्षण की समीक्षा का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। हमेशा ध्यान दो, और जब आरक्षण की समीक्षा का मुद्दा उठ खड़ा हुआ, आरक्षण की समीक्षा का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। समीक्षा के दो बिंदु थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, और दूसरा मुद्दा यह था कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। पूरी बात ध्यान देना, जब आरक्षण की समीक्षा का मुद्दा उठा तो दो इश्यू उभरे। पहला ये था कि अब तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, और दूसरा मुद्दा यह था कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। अब इसे सोचो, यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा तो आर्थिक रूप से गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण समाज के लिए सामाजिक न्याय तभी संभव होगा जब आर्थिक रूप से गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। बेशक कुछ संस्थाओं ने कहा कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, और यह संभव है ही नहीं। तो मुद्दा यह उठा कि नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब ध्यान देना इस बात को, जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जाने लगी तो मुद्दा यह था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जाएगी तो आर्थिक रूप से संपन्न जातियां आरक्षण की मांग बंद कर देंगी, क्योंकि आरक्षण उसी को मिलेगा जो आर्थिक रूप से गरीब होगा। अब याद रखना है, जब यह मुद्दा उठा, एस.आर. सिन्हा, याद रखना है, एस.आर. सिन्हा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ, और इस कमेटी आयोग ने, सिन्हा के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ, और इस आयोग ने यह कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको कहा गया EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। आप सोचो जरा, यह चाहे राजनीति का विषय हो, चाहे अन्य कोई कारण हो, जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई तो मुद्दा यह उठा कि 50% तो पहले है, 10% टोटल कितना हो जाएगा? 60% रिजर्वेशन हो जाएगा। यह 50% की सीमा क्रॉस कर जाएगा। और हमारा संविधान क्या कहता है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग। तो जब कार्यपालिका आदेश के द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जब आरक्षण की बात की गई, 10% आरक्षण की बात की गई, और हमारा संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट, कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो स्वाभाविक है जो सुप्रीम कोर्ट में जाता, सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसे खारिज कर देता। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने संविधान संशोधन लाई
और जब संविधान संशोधन हुआ तो 2 आर्टिकल, एक 15 का 4 और दूसरा 16 का 4। 15 का 4 क्या कहता है? संस्थाओं में आरक्षण। 16 का 4 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो संविधान संशोधन के माध्यम से संस्थाओं में भी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई थी और सरकारी नौकरियों में भी 10% आरक्षण की बात की गई। फिर एक प्रश्न उठा, हमेशा ध्यान दो, हमेशा एक मुद्दा ये उठा कि ठीक है, अब तो सामाजिक और शैक्षणिक के साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी आरक्षण की बात की जाने लगी। ये मुद्दा उठ खड़ा हुआ, ठीक, आरक्षण की बात। लेकिन फिर एक मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान देना इस बात को, मैं केवल अभी आपको आरक्षण की कहानी सुना रहा हूं, कहानी। कल मैं इस टॉपिक को तोड़ूंगा, मैं आप प्रश्न कैसे बनाएगा ये मैं बताऊंगा आपको। आरक्षण के संबंध में जितने इश्यू हैं उनकी एक पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। ध्यान देना। अब एक चीज ध्यान दो, ये 10% रिजर्वेशन की बात की गई। अब एक प्रश्न उठा, जब आरक्षण की बात की गई थी तो 2 वर्ष पहले एक घटना घटी विश्वविद्यालयों में। हमेशा ध्यान दो, विश्वविद्यालयों में क्या होता है? विश्वविद्यालय में जब शिक्षकों की नियुक्ति होती है, शिक्षक की जब नियुक्ति होती है तो रोस्टर सिस्टम लागू किया गया था। रोस्टर सिस्टम, हमेशा ध्यान दो, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जो सिस्टम है उसे रोस्टर सिस्टम कहा जाता है। अब एक बात याद रखना, ओबीसी के लिए कितना रिजर्वेशन है? 27%। एसटी के लिए कितना है? सॉरी, एससी के लिए कितना है? पहले की बात याद रखना, 15%। और एसटी के लिए कितना था? 7.5%। यह पहले का इशू था जब EWS के लिए आरक्षण का मुद्दा नहीं आया था, तब के पहले इशू है। इस इशू में क्या था? इशू में यह था कि यह 7.5% है, तो इसे पूर्ण करने के लिए 100 को क्या कर दिया गया? 200 में कन्वर्ट कर दिया गया। यह 27% किसका हिस्सा होता है? 100 में प्रतिशत। तो 100 का 27, 100 का 15%, 100 का 7.5, तो 7.5 आधा क्या होगा? तो इसको पूरा करने के लिए, पूर्णांक बनाने के लिए 200 पॉइंट की बात की गई और यह कहा गया यदि 200 पॉइंट की बात की जाएगी तो याद रखना है 200 पॉइंट की बात की जाएगी तो फिर इसको कितना मिलेगा? 54। इसको कितना मिलेगा? 30। इसको कितना मिलेगा? 15। अब रिजर्वेशन की बात की गई। अब ध्यान से सुनना इस बात को, विश्वविद्यालयों में जब रिजर्वेशन की बात की गई तो क्या कहा गया? मान लिया जाए पहले कि विश्वविद्यालय एक इकाई है और 200 सीट निकल रही है, तो पदों का वितरण कैसे होगा? तो कहा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 की बात करें। याद रखना है, पूरी बात ध्यान दें इस बात को। यह कहा गया था ये 3 पद जनरल के होंगे, हर चौथा पद ओबीसी के लिए होगा, हर चौथा पद ओबीसी के लिए होगा। फिर ये क्या होगा? ये जनरल के लिए होगा। 7वां पद होगा एससी के लिए होगा, जो क्लासिफिकेशन। फिर 8वां पद ओबीसी के लिए होगा। 9वां, 10वां, 11वां की बात करें, ये 3 पद जो है जनरल के लिए होंगे। 12वां पद पुनः ओबीसी के लिए होगा, 13वां पद एससी के लिए होगा और 14वां पद एसटी के लिए होगा। इसको ध्यान से समझो। इसको 200 पॉइंट्स रोस्टर सिस्टम कहा गया था इसे। और क्या कहा गया?
जब सीटों का वितरण होगा तो कैसे होगा? 1 2 3 जनरल, चौथा ओबीसी के लिए, 5 6 जनरल के लिए होगा, सातवां पूरा एससी के लिए होगा। इसका मतलब है हर 200 में हर चौथा पद ओबीसी को जाएंगे, हर सातवां पद एससी को जाएंगे और हर 14वां पद एसटी को जाएगा। सीटों का वितरण यह था। इसका यह फायदा हुआ कि विश्वविद्यालय में यदि 200 वैकेंसी निकलती है तो ओबीसी का 27% कोटा पूरा हो जाएगा, एससी का 15% और एसटी का 7.5% कोटा पूरा हो जाएगा। अब तक की बातें चल रही थी, पर जो 200 रोस्टर सिस्टम है ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि 200 पॉइंट सिस्टम को खारिज कर दिया। और जब उसने खारिज किया तो विश्वविद्यालय ने खारिज किया तो उसकी जगह 13 पॉइंट सिस्टम को लागू कर दिया। और जब 13 पॉइंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ध्यान देना, 200 पॉइंट सिस्टम में क्या होता है? 1 से लेकर 200 तक गिनती चलेगी, उसके बाद पुनः 1 से लेकर 200 तक गिनती चलेगी। ध्यान दें इस बात को। मान लिया जाए विश्वविद्यालय पूरा इकाई है, पूरे विश्वविद्यालय में केवल 3 ही पद निकलते हैं तो तीनों पद जनरल के मिलेंगे, उसके बाद चौथा पद ओबीसी को मिल जाएगा, 5वां 6वां पद जनरल को मिलेगा, 7वां पद निकलेगा केवल एससी को मिलेगा। यह नियम था। लेकिन यह कहा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था? 200 जो पॉइंट्स है इसको इनवैलिड घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। उसकी जगह 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कर दिया। अब 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में क्या होगा, इसका नुकसान क्या है, पूरी बात ध्यान देना। 13 पॉइंट में क्या होगा? रूल ये कि 1 से लेकर 13 तक गिनती होगी, 13 के बाद 14वां नहीं होगा, फिर 1 से लेकर 13 तक गिनती होगी, 14वां पद नहीं होगा, फिर 13 सीटें भर गई, फिर 1 से लेकर 13 तक गिनती होगी। इसको कहते हैं 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। इसमें गलती क्या थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या तर्क दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा, ध्यान दो, 200 पॉइंट रिसर्च सिस्टम में पूरे विश्वविद्यालय को इकाई माना गया और विश्वविद्यालय में कई विभाग होते हैं। सोचो, 20 विभाग होता है और सारे विभाग को मिलाकर पद की भर्ती की बात की जाती थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि संपूर्ण विश्वविद्यालय एक इकाई नहीं होगा, बल्कि विभाग एक इकाई होगा। क्यों? कि हर विभाग में योग्यता अलग अलग है। कोर्ट ने क्या कहा? फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैथ, ये सारे विभाग हैं। हर विभाग में भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग चाहिए। और एक विभाग जैसे हिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है तो कंपटीशन केवल उनके बीच होगा। ध्यान दो इस बात को, चूंकि अलग अलग विभाग है और एक व्यक्ति जिस सोचो सब्जेक्ट में पीएचडी किया है अपने विभाग में अप्लाई करेगा और उसका कंपटीशन अपने विभाग के कैंडिडेट से होगा, प्रतियोगियों से होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि संपूर्ण विश्वविद्यालय को एक इकाई मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक विभाग को एक इकाई माना जाए। हमेशा पहला तर्क। दूसरा तर्क क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो तर्क था, हमेशा ध्यान दो, किसी विभाग का प्रोफेसर अपने ही विभाग में एचओडी बनता है सीनियरिटी की बस पे। और तीसरा तर्क इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू किया गया तो हो सकता है कुछ विभाग ऐसे हो जिसमें केवल जनरल कैटेगरी के लोग हों और कुछ विभाग ऐसे होंगे जिसमें केवल एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ही होंगे। क्योंकि हो सकता है, उसका तर्क क्या था? ध्यान देना इस बात को। उसका तर्क यह था कि मान लिया जाए 12वां, 13वां, 14वां ये पद निकल गया तो तीनों के तीनों पद क्या होंगे? ओबीसी, एससी, एसटी के पास जाएंगे। हो सकता है योग्यता के साथ समझौता हो जाए,
इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसको खारिज करो और 13 पॉइंट सिस्टम को लागू करो। इसमें क्या होता है, सीटों की गिनती 1 से लेकर 13 तक होगी। 13 के बाद पुनः 1 से गिनती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पुनः 1 2 3 4 5 काउंटिंग ऐसे चलेगी। अब एक चीज सोचो, इसका क्या नुकसान हुआ कि जब 13वां सीट 13 तक ही गिनती चलेगी, 14वां आएगा नहीं, तो 14 तो गायब हो गया। जब 14 गायब हो गया तो इसको ध्यान से समझे इस बात को, जो 14 गायब हुआ, 1 2 3 जनरल को सीट मिल गई, चौथा ओबीसी को मिलेगा, 5वां 6वां जनरल को मिलेगा, 7वां एससी को मिलेगा, 8वां ओबीसी को मिलेगा, 9वां 10वां 11वां जनरल को मिलेगा, 12वां ओबीसी को मिलेगा, 13वां एससी को मिलेगा, 14वां सीट तो है ही नहीं, तो एसटी को तो कोई सीट मिलेगी ही नहीं। ध्यान दें इस बात को, इसका मतलब है 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू किया आपने, तो एसटी को तो आरक्षण मिला ही नहीं, क्योंकि एसटी को तो रिजर्वेशन तब मिलेगा जब 14 मिनिमम कम से कम 14 सीटें निकले। आपने लागू किया गया है, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कर दिया, तो एसटी को तो रिजर्वेशन मिला ही नहीं। तो अगला प्रश्न, क्या यह सही है? तो तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हमेशा सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सही माना, तो सरकार असमंजस में पड़ गई। तो सरकार ने क्या किया? एक अध्यादेश लाई और अध्यादेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को निष्क्रिय कर दिया। अब पुनः सरकार ने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को खारिज करके 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कर दिया। लेकिन फिर एक मुद्दा, संविधान संशोधन के माध्यम से जब ईडब्ल्यूएस की बात की गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जब 10% आरक्षण देने की बात की गई, तो मुद्दा यह उठा, अब कैसे होगा और किस रूप में होगा? तो नए तरीके से क्लासिफिकेशन की बात की गई कि मान लिया जाए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू करते हो और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आप 10% रिजर्वेशन देते हो, तो 20 सीटें होनी चाहिए। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका मतलब क्या चीज है? जब आप 20 की बात करते हैं तो हर चौथा पद जो ओबीसी को दे रहे हैं, हमेशा याद रखना, हर चौथा पद जो ओबीसी को दे रहे हैं, तो हर 5वां पद आपको ईडब्ल्यूएस को देना होगा। जबकि पहले क्या होता था, हर 5वां पद किसको मिलता था? जनरल को मिलता था। अब हर 5वां पद किसको जाएगा? ईडब्ल्यूएस को जाएगा। यह सारा इशू चल ही रहा था, तब प्रश्न यह उठा, क्या महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं होनी चाहिए? जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं? बेशक कुछ राज्यों ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी हैं, पर आज भी यूपीएससी में महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है। इसको लेकर डिबेट शुरू हुआ, जिसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। मैंने केवल आरक्षण की कहानी सुनाई है, कहानी, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि डिबेट क्या हो रहा है रिजर्वेशन को लेकर के। अब ध्यान दो, 15 के 4 और 16 के 4 में संशोधन हो गया, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस को भी 10% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अब क्या संशोधन हुआ, डिबेट क्या हुआ, एक पिक्चर क्लियर है। कल मैं इस पर विधिवत चर्चा करूंगा 16 के 4 और 15 के 4 पे। अब मैं दोनों की तुलना करूंगा, 15 का 4 क्या कहता है और 16 का 4 क्या कहता है। कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।